करना क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है। और उन डिस्कशंस के टाइम पे हम लोग नॉर्मली एक चीज़ कंसिडर करके काम करेंगे बेसिकली। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंदर जो समझाने की चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों को समझाएंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कराने की चीज़ें होंगी, बहुत सारे तुम्हारे बुकलेट के क्वेश्चन हम क्लास में ही स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। और उसके अलावा जो थियोरेटिकल पॉइंट लिखाने लायक होंगे वो सारे के सारे थियोरेटिकल पॉइंट तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। तो नोट्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम पीडीएफ भेज दिया करेंगे, इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी तुम लोगों को एक चीज याद होगा, जैसे हम लोग जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में एक छोटा सा कंडीशन था वहां पे, एसटीपी कंडीशन। और एसटीपी कंडीशन के तो वर्कशीट्स में कुछ आंसर की का था करेक्शन, सर करवा हाँ, दीजिएगा। तुम्हारा मैसेज एक बार देखे तो हम उसका करेक्शन करवा देंगे। हो सकता है कि वर्कशीट का आंसर की रिपीट हो गया हो, हम उसका करेक्शन देख लेंगे, ठीक है। और सर लग रहा है ना सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑर्डर कुछ गड़बड़ा गया है कि उसका पहले जो बाद के टॉपिक से क्वेश्चन वो पहले के वर्कशीट में था, उसके पहले के टॉपिक से क्वेश्चन है वो बाद। नहीं नहीं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो थोड़ा आपके अपने मन के ऊपर होता है, ठीक है। वो मतलब जो क्वांटम वाला पार्ट है वो पहले ही पढ़ा सकते हैं कोई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई पहले पढ़ा देता है, कोई लोग बाद में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए उसका 100% कोई प्योर सीक्वेंस नहीं है। हम उसमें देखे नहीं है सीक्वेंस, अब निहार सर को बोल रखे उसमें एक बार देख लीजिएगा सर, जो भी क्वेश्चन है जो भी अरेंज कर सकते हैं सब टॉपिक्स वाइज। और वो सब टॉपिक्स वाइज अरेंज करके हम लोगों ने डीटीपी वाले को दे रखा है। तो हम वो असाइनमेंट चेक भी नहीं कर पाए, एक्चुअल में नहीं देख पाए हम, क्योंकि बहुत दिनों से असाइनमेंट गया नहीं था तुम लोग को, इसलिए भेज दिया। बट उसमें जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद हो सकता है पहले दिख रहा होगा तुमको, शायद। बोस मॉडल पहले था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला था, तो मतलब निकालना होता है वेव इलेक्ट नंबर वगैरह। इलेक्ट अच्छा, तो जैसे अच्छा ठीक है, वो हम एक बार चीज देख लेंगे, ठीक है। हम सारा का सारा वर्कशीट एक बार देख लेंगे। तो हम अभी रिसेंटली देख नहीं पाए थे, पिछले 2 वीक से हम लोग थोड़ा क्लासेस वगैरह लेने में और बाकी प्लानिंग में बिजी थे, हम नहीं देख पाए थे। हम इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा वो बता दिया, हम उसमें करेक्शन कर लेंगे। चलो भाई ध्यान दो, जैसे हम लोग जब गैस स्टेट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो गैस स्टेट वाले पार्ट पे हम लोग एक छोटा सा वहां पे कंसिडरेशन लेकर के चल रहे थे कि एसटीपी कंडीशन वाला पार्ट क्या होता है। तो जैसे हम लोग जब एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट का डिस्कशन करते थे तो वहां पे हम लोग कुछ पार्टिकुलर पॉइंट मेंशन करते थे कि प्रेशर वाला जो पार्ट है वो 1 एटीएम के बराबर होना चाहिए और टेम्परेचर वाला पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पे एक और भी चीज़ बताया था कि प्रेशर के और भी यूनिट्स हो सकते हैं। और भी यूनिट्स में प्रेशर वाले पार्ट में एक तो जैसे एटीएम तो है ही, उसके अलावा हम लोग बार यूज़ करके चल सकते हैं या फिर पास्कल यूज़ करके चल सकते हैं। पास्कल वाले पार्ट को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। उसके अलावा हम लोग टॉर्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर मिलीमीटर ऑफ एच जी। उसके अलावा स्क्रीन शेयर कर रखा है ना? यस सर। यस सर। ओके, मिलीमीटर ऑफ एच जी या फिर सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इन सब यूनिट्स को हम लोग यूज करके चल सकते हैं। और हम लोगों को गैसीय स्टेट में इन यूनिट्स वाले पार्ट के कन्वर्जन्स को थोड़ा मालूम करके रखना होगा। जैसे कन्वर्जन्स में मोस्टली हम लोग केमिस्ट्री में तो एटीएम यूज करेंगे, तो तुम लोगों को एटीएम से बाकी सारे यूनिट्स का कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। लेकिन एक ये पार्ट मालूम होना चाहिए, 1 bar = 10⁵ पास्कल। जैसे 1 bar = 10⁵ है और 1 ATM = 1.013 बार होता है। तो इस केस में 1 ATM = 1.013 बार, इसका मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक ये पहला कन्वर्जन ध्यान रखना है, जिसको हम लोग अभी से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक में यूज करेंगे। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीजें दे रखी होंगी, उसको एटीएम में कन्वर्ट करना ही होता है। केमिस्ट्री में गैसीय स्टेट में पास्कल यूज नहीं किया जाता, बार कभी कभी दिया भी जाएगा, बट मोस्टली एटीएम दे रखा होगा, तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम का नहीं रहेगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन काम का रहेगा। इनफैक्ट केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एटीएम के टर्म में काम किया करेंगे मोस्टली, लेकिन फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में बार और पास्कल वाला पार्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसलिए कन्वर्जन वाला पार्ट हम लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसके अलावा क्लास 12th में और केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में, क्लास 12th में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग टॉर को यूज किया करते हैं। और 1 ATM = 760 टॉर, एक ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। और सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ एच जी केमिस्ट्री में बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट यूनिट है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। फिजिक्स में जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा तो वहाँ वाले पार्ट में प्रेशर के मेजरमेंट में हम लोग सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ एच जी आराम से यूज़ करके चलेंगे।
जहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये चीज मालूम है वैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब क्या होता है? इसी चीज को हम लोग 760 भी लिख सकते हैं। तो एक चीज देख सकते हैं, ऊपर 760, यहाँ 760, भले ही एक जगह मिलीमीटर ऑफ एच जी, एक जगह टॉर है, लेकिन दोनों आपस में सिमिलर टाइप के टर्म है। ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का क्या मतलब होता है? मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का क्या मतलब होता है? कोई मालूम है किसी को? हाइट। हाइट किस चीज का हाइट? मतलब हाइट या अगर हाइट या डेप्थ? सर अगर एक कंटेनर है जिसमें पूरा मरकरी रखा हुआ है और एक हाँ टेस्ट ट्यूब है जिसमें मरकरी रखा हुआ है, और टेस्ट ट्यूब को हम लोग इन्वर्ट करके वो कंटेनर में रख दे, तो वो हाँ, टेस्ट ट्यूब जितना ये होगा, जितना उसको डिस्टेंस आएगा टेस्ट ट्यूब का, कौन सा पर्टिकुलर डायमेंशन और टेम्परेचर पे। उसको कौन सा वो बोलते हैं, एपरेटस बोलते हैं? बैरोमीटर शायद। बैरोमीटर। अगर हम लोग एक बीकर के अंदर मरकरी डाल रखे हैं और अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उसमें डाल दें, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के वजह से, जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला पार्ट ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसके प्रेशर के वजह से मरकरी वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर जाने के वजह से हम लोग के जो भी हाइट निकल के आएंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले पार्ट पे, जैसे रूम टेम्परेचर अगर लेकर के चल रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो भी हम लोग एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके वजह से ये जो हाइट डेवलप होगा, ये हाइट वाला पार्ट 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए 180 एम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या फिर 760 ऑफ एच जी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला कंसिडरेशन, एक ये यूनिट का कन्वर्जन हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 180 एम, 1 बार, पास्कल, 180 एम, टॉर, इन सब में क्या कन्वर्जन होता है। लेकिन गैसीय स्टेट में इन यूनिट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, एटीएम से अपना काम हो जाएगा। गैसीय स्टेट में हर जगह एटीएम ही दे रखा होगा। इनफैक्ट अगर नहीं दे रखा तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करके ही काम करना होगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट में जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वैसे ऑल्दो ये मोल कंसेप्ट में नहीं होता, ये गैसीय स्टेट में ही होता है, लेकिन इस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वाले पार्ट में हम लोग का पी वाला जो पार्ट है ये एटीएम में लेके चलना होता है हम लोगों को। वी वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली लीटर में लेके चलते हैं, और बाकी उसके हिसाब से हम लोग ये आर वाले यूनिट को डिसाइड करके चलते हैं। वैसे एक छोटा सा पार्ट है जिसका हम थोड़ा सा इंसाइट देना चाहेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले पार्ट पे जाने से पहले, और ये तुम लोगों को फिजिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीज सोच के बताओ, खुद से सोच के बस बताना है। जैसे मान लो कंटेनर है, ठीक है, और ये कभी ना कभी इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, हमको नहीं पता। और अगर इस पॉइंट पे प्रेशर वाला पार्ट पी है या P1 है, यहाँ से हम लोग नीचे चले जाए किसी दूसरे पॉइंट P2 पे, तो मतलब किसी दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। P2। प्रेशर जितना डाउन जाते हैं हम लोग, जितना ज्यादा बॉटम में जाएंगे लिक्विड में, तो उस केस में प्रेशर वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये तो लिक्विड के केस में था। अगर मान लो, हाँ, रो जी एच, ये कहाँ पढ़ लिया तुम लोगों ने? 9 में था। क्लास 7 में। 9th में था। 9th में था? यस सर। 7 में भी था। चलो बढ़िया है, तुम लोग पता नहीं बचपन में, तुम लोग 5वें छठा में सब कुछ पढ़ देता है। चलो छोड़ो। मान लो हम लोग यहाँ पे एयर की बात करते हैं, एयर वाले पार्ट में प्रेशर P1 है, इस बार ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे प्रेशर P2 है, मतलब एक हाइट हम लोग ऊपर चले गए, तो उस केस में ऊपर प्रेशर P2 है। अब बड़ा कौन सा होगा, P2 या P1? P2 ही बड़ा हो। सेम होगा। प्रेशर सेम होगा? तो P1 भरा होगा। कंटेनर है या नहीं, नहीं कंटेनर कंटेनर ही, ओपन एटमॉस्फेयर है, उसमें हम लोग तो हाइट प्रेशर ऊपर जाएंगे तो कम होगा। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ये चीज शायद 10th या 9th में पढ़ा था कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर वाला पार्ट डिक्रीज करता है, उसके वजह से चावल बनाना मुश्किल होता है। 9th क्लास में पढ़ा था ये चीज, है ना? तो हायर हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर वाला पार्ट कम होगा। मोमोज बनाना आसान होता है। मोमोज बनाना आसान होता है, हाँ चल पढ़ो। हाँ, ये चीज हमको ध्यान है, मोमोज बनाना आसान होता है। एक्सप्लेन किया था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से उसका रिलेशन होता है। चलो खैर, जैसे हम लोग लिक्विड के केस में बात करें या गैस के केस में बात करें, अगर मान लेते हैं हाइट वाला पार्ट H के बराबर है, तो उस केस में जो हम लोग का फाइनल प्रेशर P2 है, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच के बराबर वैल्यू मेंशन किया जा सकता है। बस उसमें ध्यान रखना, जैसे हम इसको प्लस के फॉर्मेट में बता रहे हैं,
तो प्लस के फॉर्मेट में बताने का मतलब है लिक्विड में जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो हम ये कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट तुमको बोल के चल रहे हैं। देखिए इसको फिजिक्स से कंफ्यूज मत करना, फिजिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तुमको उस टाइम पे जो कन्वेंशन बताएंगे तुम उसको फॉलो करना, क्योंकि फिजिक्स में जब उस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह के बहुत जनरल क्वेश्चन होंगे। बट हम केमिस्ट्री में एक ही सिंगल कन्वेंशन मान के चलते हैं। हमको ध्यान रखना है कि हम एयर में जब ऊपर जाएंगे तो मेरा प्रेशर घटेगा, जब हम लोग एयर में नीचे जाएंगे तो प्रेशर सॉरी ऊपर जाएंगे, हाँ ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। लिक्विड वाले पार्ट में हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। तो दोनों में एक चीज दिख रहा कि हम लोग ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम लोग P1 को ऊपर वाला प्रेशर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही लिख लेते हैं, ऊपर P1 कर देते हैं, नीचे P2 कर देते हैं एयर के कंडीशन में। तो उस केस में वापस से P2 ग्रेटर देन P1। तो हम लोग का जो फाइनल प्रेशर P2 है, जो हायर प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डेप्थ हम लोग ये H वाले पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ये छोटा सा पॉइंट है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, पहला चीज। और दूसरा, अगर हम लोगों का सरफेस इवन अनइवन कुछ भी दे रखा हो कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो इस तरह का एक वो दे रखा, बहुत सारे के मतलब इस तरीके से फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट में बहुत सारे के शेप निकल के आते हैं, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग के पास यहाँ लिक्विड वाला पार्ट या थोड़ा और हाइट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिक्विड वाला पार्ट हम लोग लेके चले और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हम लोग P1 के बराबर बोलते हैं, तो अगर एग्जैक्टली सेम हाइट पे हम लोग दूसरे वाले पार्ट मतलब मान के चलते कि यहाँ पे पूरे पार्ट में लिक्विड वाला पार्ट फिल किया हुआ है, तो एग्जैक्टली सेम हाइट पे दूसरे वाले साइड में हम लोग का जो प्रेशर कंसिडर करना शुरू करेंगे, उसमें अगर हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हैं, मान लेते हैं P2 प्रेशर और दूसरे पॉइंट पे गए यहाँ पे P3 प्रेशर, तो एक पॉइंट का ध्यान रखना, एक लिक्विड में एक फ्लूइड में बेसिकली एक लेवल पे हमेशा प्रेशर सेम होगा, हमेशा ऐसा कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। मान लो इधर साइड से ओपन सिस्टम था, इधर साइड से भी ओपन सिस्टम था, तो एक सर्टेन लेवल पे प्रेशर वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा। ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट यूज कर सकते हैं। मतलब P1 वाला पार्ट, P2 वाला पार्ट, P3 वाला पार्ट, सारा का सारा पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे बहुत तरह के सवाल होते हैं ऐसा, मान लो जैसे अभी जो ऊपर एक्सपेरिमेंट मेंशन किया था हम लोगों ने कि हम लोग का जो एयर वाला पार्ट है वो इधर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, तो अंदर हम लोग का लिक्विड ऊपर चला गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया ना कि जिधर साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इधर प्रेशर अप्लाई करेंगे मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे रैंडम शेप्स हो सकते हैं और इस तरीके का सवाल नॉर्मली कंसिडर किया भी जाता है। मान लो इस तरह का एक सवाल दे रखा, और ऐसा सवाल नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में कि हम लोगों का मान लो अंदर केवल गैस दे रखा है, ठीक है, ऐसा मेंशन कर रखा कि यहाँ वाले पार्ट में केवल गैसेस दे रखे हैं और उस गैसेस का कुछ ना कुछ प्रेशर है, और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ लिक्विड्स वाले पार्ट दे रखे हैं। मतलब इस ट्यूब के अंदर जो भी यहाँ पे ट्यूब वाला पार्ट दे रखा होगा, इस ट्यूब के अंदर हम लोग के पास लिक्विड्स वाले पार्ट दे रखे हैं और ऐसा मेंशन करके चल रहे हैं कि लिक्विड वाला पार्ट किसी पार्टिकुलर हाइट तक है, एच हाइट के बराबर का हाइट मान लेते हैं। तो जो भी अंदर के गैस का प्रेशर होगा वो इस पार्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर होगा, क्योंकि गैस का प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो गैस में नीचे जाने पे ऊपर जाने पे प्रेशर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जैसे हम लोग गैस वाले पार्ट में एक क्लोज सिस्टम लेके चल रहे हैं तो उसमें हम लोग प्रेशर सेम मान के चलते हैं। बट अगर बहुत बड़ा सिस्टम होगा, ऑल्दो हमको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, हो सकता है कि हम गलत ही बोल रहे हो, लेकिन जैसे हम लोग अर्थ में ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पे हम लोग का जो एयर है वही कम होता चला जाता है, तो इसके वजह से पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। बट अगर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह पे या हर पॉइंट पे सेम प्रेशर कंसिडर किया जाता है। तो अगर इसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स होंगे और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर गैस का एग्जैक्टली सेम होगा। इसका मतलब P1 प्रेशर मान के चल सकते हैं हम लोग। तो जो प्रेशर गैस का इस कंटेनर के अंदर होगा वही एग्जैक्टली प्रेशर यहाँ का लिक्विड बिल्कुल सरफेस पे फील करेगा। और क्योंकि इक्वल लेवल पे लिक्विड्स में प्रेशर सेम होता है, मतलब जो प्रेशर यहाँ पे होगा सेम लेवल पे वही प्रेशर दूसरी जगह भी मिलेगा।
फिर यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे प्रेशर वाला पार्ट डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसमें अपने वैल्यू को उस एक्सप्रेशन से P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच यहाँ से हम लोग आराम से कैलकुलेट करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक सवाल है जो हो सकता है तुम्हारे वर्कशीट वगैरह में दिया रहे, बट हम इसलिए छोटा सा एक हिंट दे दिया करते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, लेकिन ये पार्ट तुम्हारे फ्लूइड डायनेमिक्स में ही डिस्कस किया जाएगा तुम्हारे साथ, मतलब जो भी डिस्कशन होगा फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट में प्रॉपरली डिस्कशन होगा। हम लोग केवल छोटा सा हिंट देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ टर्म दे रखा है जो कि लिक्विड से एसोसिएटेड पार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इस प्रेशर वाले टर्म को थोड़ा डिस्कस कर लिया करते हैं। इस एक छोटे से कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना अभी के लिए, अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तो उसको आराम से सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। इसके बाद हम लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये कंसेप्ट वाले पार्ट को हम लोग एक्चुअल में डायरेक्टली कभी नहीं लिखा करते हैं। जैसे हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं और हम लोग एक्चुअल में मेंशन जो करेंगे हम लोग उस तरीके से नहीं सीखेंगे, हमेशा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से सीखेंगे। जैसे 2-3 लॉ है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, जिसमें एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया जाता है कि टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये लॉ में ऐसा मेंशन किया जाता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर एक क्लोज्ड कंटेनर लेके चल रहे हैं हम लोग, तो उस क्लोज्ड कंटेनर्स वाले पार्ट में हम लोग अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए काम करें तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब क्लोज्ड कंटेनर का मतलब ये नहीं कि हम लोग उसका वॉल्यूम रिजिड रख के चल रहे हैं, जैसा ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ले लें, तो अगर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेके चलेंगे तो इस पिस्टन को ऊपर कर सकते हैं हम लोग ताकि यहाँ का नीचे का वॉल्यूम वाला पार्ट चेंज होता चला जाए। तो बॉयल्स लॉ ऐसा मेंशन करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सबसे पहला लॉ ये हम लोग को कंसिडर करना होता है। तो जैसे मान लो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कंसिडर करेगा हम लोग तो इस केस में एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से P इज इक्वल टू K/V निकल के आ जाएगा पहला चीज। तो इसी पार्टिकुलर केस में हम लोग PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया जो बॉयल्स लॉ वाले पार्ट में होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखें हम लोग तब उस केस में प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सिमिलर टाइप का दूसरा लॉ कंसिडर किया जाता है जिसके हम लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं। चार्ल्स लॉ वाले पार्ट में हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऐसा मेंशन करके चलते हैं। और जब हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर के चलते हैं तो इसमें ऐसा मेंशन किया जाता है कि फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स बाय डिफॉल्ट फिक्स होगा, उसको चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम होने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो गैसियस पार्टिकल्स कहीं भी जा नहीं सकते, मतलब अमाउंट ऑफ गैस सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इस चीज पे आएंगे हम लोग, बट अभी के लिए बस ये कंसिडरेशन देख रहे हैं हम लोग। एक क्लोज सिस्टम के अंदर हम लोगों का जो वॉल्यूम है अगर उसको कांस्टेंट रखते हैं तब उस केस में P will be directly proportional to T आराम से कंसिडर कर सकते हैं, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाँ, बस ये ध्यान रखना है जब भी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट केल्विन स्केल, बाय डिफॉल्ट हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। फिर सेम कंसिडरेशन, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे K, तो यहाँ से P इज इक्वल टू KT निकल के आ जाएगा। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग एक और पार्ट मेंशन करें, एक और लॉ होता है जिसको हम लोग गेल-लुसैक लॉ बोलते हैं। कौन सा? गेल-लुसैक लॉ। हाँ, गेल-लुसैक लॉ वाला पार्ट, हाँ उसके बाद एवोगाड्रो। हाँ ठीक है। तो जैसे हम लोग जब गेल-लुसैक लॉ की बात करते हैं तो इस केस में हम लोग P इज इक्वल टू कांस्टेंट मेंशन करके चल रहे होते हैं। तो जब P इज इक्वल टू कांस्टेंट मेंशन करके चलेंगे तो वहां से कंसिडरेशन ऐसा बोला जाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो V इज इक्वल टू KT मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जैसे 3 के 3 पार्ट है, इन सारे के सारे पार्ट को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हम लोग का जो लॉ निकल के आता है उस चीज को हम लोग एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। जैसे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अलग चीज है, उधर जो एसटीपी कंडीशन मेंशन किया था वो थोड़ा अलग चीज है, लॉ वाला पार्ट अलग चीज है, ऐसा हम सर लोग मेंशन करके। गेल-लुसैक लॉ में तो वॉल्यूम शायद कांस्टेंट रहता था। गेल-लुसैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
पक्का? हाँ वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रहता था, मेरे को याद है, मतलब कि ऐसा कुछ पक्का तो नहीं ठीक है। है, हो सकता है क्योंकि नाम में हो सकता है हम कंफ्यूज कर रहे हो। तो अगर गेल-यूसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पार्ट गेल-यूसेक लॉ होगा, नीचे वाला पार्ट चार्ल्स लॉ होगा, ठीक है? वो नाम में हमको भी कंफ्यूजन रहता है, बट हम बस लॉ वाले पार्ट के एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से उस चीज़ को देख लेना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो खैर हम उस चीज़ पे आ जाएंगे, और नाम देख करके बोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम बस एक पार्टिकुलर पार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखो। तो जैसे यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दे रखा है, तो इस केस में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ वाले पार्ट में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, जैसे अगर ढंग से देखा जाए सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल के आया, पहला चीज। दूसरा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल के आता है। थर्ड वाले केस में भी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल के आता है। तो इन सारे एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एवोगाड्रो लॉ मेंशन कर दिया जाता है कि कोई भी क्लोज सिस्टम में पी वी अपॉन टी वाला जो पार्ट है ये कॉन्स्टेंट निकल के आएगा। और वो कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर होता है, तो कांस्टेंट वाले पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस लॉ से एसोसिएट करके रखते हैं। इनफैक्ट यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम लोग ओपन सिस्टम लेके चले जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को भी चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं। इस पूरी चीज़ को एवोगाड्रोस लॉ में मेंशन किया जाता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करने का तरीका है। इनफैक्ट आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव भी किया जा सकता है, तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, बट वो डेरिवेशन तुम्हारे काम का नहीं है। अपने इन्फॉर्मेशन के लिए रीड कर लेना उस चीज़ को, लेकिन वो डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेट किया गया है। अपने काम का नहीं होगा, उस चीज़ को केवल रीडिंग पर्पस के लिए डाल देंगे। चलो एक बार रीड करके देख लो, मजा आएगा देख करके कैसे कैसे क्या प्रेशर वाला पार्ट फिर 2 होता है ना, क्या होता है। 2 कैल बाय मोल केल्विन। नहीं, 3 वैल्यूज होते हैं, उस पर आते हैं उस चीज़ पे। तो इस केस में ऐसा मेंशन किया जाता है एवोगाड्रोस लॉ में, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो भी डिराइव हुआ, हम लोग इसको थियोरेटिकली ऐसा नहीं बोलेंगे बॉयल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में क्या था, या गैलुसैक लॉ में क्या था, या ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग याद नहीं रखेंगे। हम लोग बस ये कंडीशन याद रखेंगे कि बॉयल्स लॉ वाले पार्ट में हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि हम लोग का ये प्रेशर वाला पार्ट कांस्टेंट है, कि हम लोग का वॉल्यूम वाला पार्ट कांस्टेंट है। अगर हम लोग को ये कंडीशंस वाले पार्ट याद हो गए कि हम लोग के बॉयल्स लॉ वाले पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखते हैं तो उस केस में हम लोग बाकी के इस पार्ट पे क्या डेफिनेशन डाल सकते हैं। मतलब हमेशा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोग क्वेश्चन के सॉल्विंग के टाइम पे कौन सा कंडीशन मेंशन कर रखा है। जो कंडीशन देगा उससे हम लोग दूसरे वाले लॉ को आराम से डिफाइन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक सिंपल सी चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम लोगों का जैसे बॉयल्स लॉ वाला, चार्ल्स लॉ में कौन सा पार्ट कांस्टेंट होता है, किसी को याद है? कंफर्मली बता दो एक बार। प्रेशर। So V by T constant. v बाई टी कांस्टेंट होता है, तो अगर v बाई टी कांस्टेंट होता है चार्ल्स इसका लॉ मतलब में फिर मोल्स का प्रेशर pressure कांस्टेंट constant होता था रहता चार्ल्स हाँ लॉ हाँ, में। हाँ, तो pressure नहीं, constant। तो अदवे उसको दूसरे फॉर्म में बोला है, अदवे बोला v बाई टी कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन लिखे थे बॉयल्स लॉ, गैलुसैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है? चलो ठीक है। तो जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग केवल ये याद रखेंगे कि बॉयल्स लॉ में कौन सा टर्म कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में कौन सा टर्म कांस्टेंट है, गैलुसैक लॉ में कौन सा टर्म कांस्टेंट है। जो भी टर्म हम लोग का कांस्टेंट होगा, हम लोग उसको कांस्टेंट करके बाकी एक्सप्रेशन से अपने आप पहुंच जाएंगे। स्कूल के एग्जाम में थियोरेटिकली बात करना है हम लोग को। जैसे स्कूल में पूछेगा व्हाट इज बॉयल्स लॉ, तो हम लोग डेफिनेशन इस टाइप से लिखेंगे बॉयल्स लॉ वाले पार्ट में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये स्कूल में लिखना है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ में ऐसा होता है एक्सप्रेशन, ये सब ध्यान मत रखना। बस बॉयल्स लॉ का कंडीशन क्या है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब उसके बाद बाकी चीजें क्या होंगी, हम लोग को इस चीज के एप्लीकेशन से मतलब है, तो हम लोग आराम से पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले पार्ट पे पहुंच जाया करेंगे। कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन निकल के नहीं आएगा। जैसे मान लो हम लोग को जो भी कैलकुलेशन करना है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले पार्ट से करना है, और इस पूरे एक्सप्रेशन में सब चीज तुम लोगों को मालूम होता है। नॉर्मली टी वाला पार्ट अपना टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर हमेशा बाय डिफॉल्ट केल्विन स्केल में लेके चलेंगे। एन वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा, उसके अलावा एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स। वी वाला पार्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और पी वाले पार्ट हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करेंगे, तब इस केस में प्रेशर वाले पार्ट को एटीएम में लेके चलना, वॉल्यूम वाले पार्ट को लीटर में लेके चलना। जब हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करेंगे, और ऑल दो
आर का 3 वैल्यू होता है। सबसे पहला वैल्यू 0.0821 और 0.0821 इस चीज को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1/12 1/12 ले सकते हैं। हाँ, इस चीज को एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1/12 लेके चल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये 10th वालों के लिए तो ये चीज नहीं है, बट जो 11th में इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, जो उसना के लिए भी नहीं है, तुम लोगों का अब सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया जिसमें थर्ड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन करना होता है। तो अब हम तुम लोगों को सजेशन देंगे कि डेसिमल में 0.0821 लेके कैलकुलेशन करो, ताकि कैलकुलेशन करने की आदत बनी रहे। अगर न्यूमेरिकल में ऐसा सवाल आया तो जब तक थर्ड डेसिमल प्लेस तक आंसर सही नहीं लिखेंगे तब तक आंसर गलत माना जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ गया है तुम लोगों की, ठीक है, क्वेश्चन में हम नियर बाई ऐसा ऐसा आंसर लेके आंसर निकाल सकते हैं। नीट वाले में फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो नीट में 0.0821 तो हम जिंदगी में कभी यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा 1/12 के काम करेंगे। लेकिन अनूप और अरविंद, तुम दोनों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व करना है, हमेशा 0.0821 लेके काम करना ताकि कैलकुलेशन हो जाए। हाँ ये है, जैसे जब क्लास में डिस्कशन करेंगे तो क्लास के डिस्कशन के टाइम पे अप्रोक्सीमेट आंसर बताना होगा, हमको एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं चाहिए होगा। तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए बस, हमको इससे मतलब होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1/12 के आंसर निकालना। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन घर पे सॉल्व किया करना, तब उस केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के बाद भी ट्राई करना कि उसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपर आंसर के साथ निकाले, ताकि वो आदत बना रहे। क्योंकि जिन लोगों को आदत था कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आंसर निकालने का, क्योंकि आदत खराब हो जाता है, हम बताते तो सबको बहुत मजा आता है, लेकिन आदत एक बार खराब हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन करने में बहुत हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए वो कैलकुलेशन में उनका बहुत ज्यादा टाइम निकलना शुरू होता है। तो तुम लोग को ये आदत डेवलप नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच मालूम होना चाहिए। जब एग्जाम दो तो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो। ज्योत्सना को तो अप्रोक्सीमेटली ही सॉल्व किया करना है ऑप्शंस को ध्यान रखते हुए, लेकिन बाकी क्वेश्चन जब भी अभी प्रैक्टिस करना तो 1/12 लेके काम मत किया करना, ठीक है। वैल्यू याद रखो बट काम मत किया करना। दूसरा इसका वैल्यू होता है 1.987, 314 और जिसको हम लोग, हाँ 8.314 भी होता है। दूसरा 1.987 जिसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं। और तीसरा वैल्यू होता है 8.314 जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 25/3 के बराबर ले सकते हैं। ये कभी बताया था क्या तुम लोगों को? नहीं सर। अच्छा, 1/12 कैसे मालूम है अरविंद को? सर एनटीएससी का मतलब एक दो नेहा क्वेश्चन सर आपने पूछे थे, बताए थे। उससे मैं ये पता हाँ है। सर हाँ बताए थे वन हाँ, बाई ये ट्वेल्व ये ये नॉर्मली बताया जाता है 1/12। जब भी ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बताया जाता तो 1/12 बताया जाता है। बस ध्यान एक चीज का रखना है, जैसे अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी हो जाएगा। तो पी वाले पार्ट का यूनिट क्या है, एटीएम लेके चल सकते हैं। वी वाले पार्ट का यूनिट लीटर लेके चल सकते हैं। तो एटीएम लीटर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और टेम्परेचर वाला पार्ट केल्विन हो गया। इसका मतलब ऊपर वाले केस में एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये हम लोग यूनिट लेके चलेंगे। तो कभी कभी इनफैक्ट गैसीय स्टेट में तो नहीं, बट थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को यूनिट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस चीज को हम लोग गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला करते हैं। हम लोगों को यूनिट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला पार्ट का वैल्यू कौन सा लेना है, 0.0821 की, 1.987 की, 8.314, जिसमें नीचे वाले पार्ट का वैल्यू कैलोरी पर केल्विन मोल के बराबर होता है। ये पार्ट सेम चीज है, मतलब मोल केल्विन या केल्विन मोल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें केल्विन मोल ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। बट ऊपर में एटीएम लीटर के जगह पे कैलोरी आ गया, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग जूल के टर्म में काम करते हैं, जूल। जूल पर केल्विन पर मोल, सॉरी जूल पर केल्विन मोल। जैसे यहाँ से एक चीज रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ रखा है, तो वर्क पावर अर्ग्स एनर्जी में में भी हो सकता है। क्या क्या अर्ग्स। अर्ग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैलोरी वाले पार्ट को जब हम लोग अर्ग में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी जूल वाले पार्ट को जब अर्ग में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁸7 या 10⁸8 का फैक्टर आता है। 7। बट हाँ, कराता है 8 कराता है फैक्टर, ठीक है। तो वो 7 अर्ग कराता है सर। 7, चलो यस 7 सर। कराता है, बट अर्ग वाला पार्ट केमिस्ट्री में नहीं आता है। मतलब केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रेयरली हमको साल भर में एक क्वेश्चन कहीं दिखता है थर्मोडायनेमिक्स में, कभी कभी। और उसमें भी क्या रहता है कि उसमें ब्रैकेट में दे रखा होता है 1 जूल इज इक्वल टू इतना अर्ग, तो हम उसको याद रखना अपने लिए जरूरत नहीं समझते। हाँ ये है कि तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में अर्ग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो फिजिक्स के टर्म में तुमको ये चीज याद रखना होगा, हमको याद नहीं है तो मेरे लिए रियायत है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में उस चीज को यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर सवाल आएगा तो हम वैल्यू देख करके उसको रिलेट करके बता देंगे, बट तुम लोगों को फिजिक्स में वो चीज जब पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब में, या वर्क और एनर्जी में भी शायद अर्ग आया होगा, हमको जहां तक लगता है। यस सर।
हाँ, तो उसमें तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स में जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो 9th में भी वर्क डन पढ़ा होगा, एफ डॉट एक्स की बात करते हैं, अभी वही चीज एफ डॉट डी एक्स के बराबर निकल के आता है। खैर उससे हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है। जब हम लोग वर्क वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स वाले पार्ट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके काम करते हैं। बेसिकली फोर्स इंटू डिस्टेंस मान के चल लेते हैं, बेसिकली फोर्स इंटू लेंथ मान के चल रहा है। अगर मान लो कि यहाँ से हम लोग एरिया से इस चीज को डिवाइड करें और ऊपर वाले पार्ट को एरिया से मल्टीप्लाई करें, मतलब एरिया से दोनों जगह डिवाइड मल्टीप्लाई किए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये चीज प्रेशर निकल के आ जाएगा, और एरिया इनटू डिस्टेंस, तो हम लोग एरिया इनटू डिस्टेंस को आराम से वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, जो अभी तक सुन करके आ रहा है वर्क और एनर्जी में, या बचपन से भी सुन करके आ रहे हैं। कैलोरी भी सुन करके रखा होगा शायद से, लेकिन अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया कि प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है, जबकि वॉल्यूम का यूनिट हम लोग लीटर लेके चल सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो पीवी है ये एटीएम लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा, और एक्चुअल में ये जो पीवी है ये पूरे वर्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा। इनफैक्ट अगर वर्क पावर एनर्जी का तुम लोग को आइडिया लग चुका है तो उस केस में वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है, जिसमें हम लोग लिमिट x1 से लेके x2 तक अप्लाई करके चलते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप से जब हम लोग गैसियस सिस्टम में वर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एफ डॉट डी एक्स नहीं पी डॉट डी वी अप्लाई किया करते हैं, V1 वॉल्यूम से लेकर के V2 वॉल्यूम तक, मतलब टोटल समेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स x1 से x2 तक, एग्जैक्टली सेम टाइप से P डॉट डी वी। और इस चीज को पीवी वर्क या मैकेनिकल वर्क भी बोला जाता है। जहाँ कहीं भी फोर्स होगा, जहाँ कहीं भी मैकेनिकल वर्क वाला पार्ट होगा, वहाँ प्रेशर रहेगा ही रहेगा, मतलब फोर्स होगा तो प्रेशर रहेगा रहेगा, इसलिए पीवी वर्क या उसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज का डिस्कशन आएगा तुम्हारे सामने। तो अगर हम लोग इन तीनों पार्ट को कंसिडर करें तो ये जो ऊपर का पार्ट है एटीएम लीटर, ये एक एनर्जी के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो फिजिक्स में वर्क और एनर्जी में भी एटीएम लीटर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटीएम लीटर के टर्म में काम करना कोई ज़्यादा सेंसिबल चीज़ नहीं माना जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का बहुत फ्रीक्वेंट कैलकुलेशन चलेगा, और उसमें 60 से 70% क्वेश्चन एटीएम लीटर के फॉर्म में ही दिया हुआ रहेगा, जब हम लोग आर के टर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तब। और ऑल्दो गैसीय स्टेट में हम लोग केवल एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल यूज करके चलेंगे, लेकिन आगे जाने के बाद जब थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू रिक्वायर कर रहा उस ऑप्शन को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन में कैलोरी के टर्म में आंसर दिया कि जूल के टर्म में आंसर दिया कि एटीएम लीटर के टर्म में दिया, जो यूनिट रिक्वायर्ड है हम लोग उसके हिसाब से आर का वैल्यू यूज करते हुए चलेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। गैसीय स्टेट में 0.0821 या अप्रोक्सीमेटली 1/12, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में तीनों के तीनों वैल्यूज हम लोग को थोड़े याद रखने होते हैं। याद तो रखना ही पड़ेगा, यूज बस अभी हम लोग वहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पे एटीएम लीटर एनर्जी का एक यूनिट है, सिमिलर टाइप से कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है। तो इसके जगह पे और भी एनर्जी का यूनिट हम लोग आराम से यूज करते हुए चल सकते हैं। कोई भी एनर्जी का यूनिट उसके कन्वर्जन को यूज करके हम लोग आराम से ये वैल्यू बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। तो ये एक जो एक्सप्रेशन है आइडियल गैस इक्वेशन वाला पार्ट, ये आइडियल गैस इक्वेशन तो हम लोग को एकदम याद रखना ही रखना होता है, क्योंकि इस आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट से बहुत ही डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन यूज करके सवाल बना सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से नहीं सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ना और रिलेट करने की कोशिश करना। कभी कभी रिलेट करके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाया करता है, कैसे सॉल्व होगा उस चीज पे आते हैं अभी हम लोग। और उसके अलावा इसी इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके, मोल कंसेप्ट में शायद ये चीज पढ़ा होगा, जैसे कौन सा, क्या बोल रहा है? ग्राफ ग्राफ आएगा, सारा ग्राफ आएगा, टेंशन मत लो। जैसे मान लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप है, बता दीजिए ग्राफ। बता दिए हम ग्राफ। सही है भाई, हाँ सर। सब तो बता ही रखे, बच क्या गया है तुम्हारी लाइफ में। चलो ध्यान दो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास है, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट, अगर वेट अपॉन मोलर मास है अगर, तो यहाँ से हम लोग अगर इस m को उठा के दूसरे साइड ले जाए और वॉल्यूम को उठा के नीचे साइड ले जाए, और शायद से हाँ pm इज इक्वल टू DRT मोल कंसेप्ट में इसके ऊपर एक दो जगह सवाल भी दे रखा है। तो भी ये एक्सप्रेशन हम डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन गैसीय स्टेट में ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, बट वहाँ पे जो हम लोग वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए एक्सप्रेशन का थोड़ा हम लोग को यूज पड़ता है। तो यहाँ से m को उठा के दूसरे साइड लेके चले जाए और हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को उठा करके नीचे अगर लेके आए, तो उस एक्सप्रेशन वाले पार्ट में
हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा चीज डेंसिटी हो गया। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में पी एम इज इक्वल टू डी आर टी आराम से एक्सप्रेशन करके चल सकते हैं। सेम चीज हम लोग अगर ऐसा कंसिडर करके चले, जैसे डेंसिटी जो डी है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर का हम लोग सेम कंसिडरेशन यहाँ पे लेके चलेंगे 0.0821 या फिर 8.314, लेकिन प्रेशर हम लोग क्योंकि एटीएम में लेके चल रहे हैं तो हम लोग आर 0.0821 में ही लेके चला करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। वहीं से वेपर डेंसिटी आता है जो तुम लोग को डिफाइन भी किया था, एक बार फिर से बस शॉर्टली मेंशन कर रहे हैं क्योंकि गैसीय स्टेट में वेपर डेंसिटी डिफाइन करना होता है। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। तो अगर हम लोग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अप्लाई करके चले तो वेपर डेंसिटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मतलब डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2। और डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT कर सकते हैं आराम से। तो पहले वाले केस में प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई RT कर सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट में क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर P ही रखेंगे और H2 गैस का मोलर मास वाला पार्ट 2 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई RT कर सकते हैं। तो यहाँ से R कैंसिल आउट होगा, T और P भी कैंसिल आउट होगा, मतलब बचेगा वैल्यू मोलर मास बाई 2 के बराबर। यही अपना वैल्यू होता है वेपर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग को एकदम बेसिक फॉर्म में याद रखना होता है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT और उसके अलावा PM इज इक्वल टू DRT, जहाँ से हम लोग प्रेशर को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, इनफैक्ट ये चीज शायद पहले डिस्कस किया भी होगा और वापस से बोल भी रहे हैं। एक गैस के केस में, जैसे एक लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप भी फिक्स, सॉरी सॉलिड के केस में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। गैस के केस में हम लोग जिस कंटेनर में गैस को रखते हैं उसी के वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। और अगर वॉल्यूम वाला पार्ट चेंज हो रहा है, जैसे मान लो कि 1 किलो गैस है, तो 1 किलो गैस को हम लोग 1 लीटर के कंटेनर में रखे या इसको 2 लीटर के कंटेनर में डाल दें, तो गैस का अमाउंट तो सेम है, मतलब मास सेम है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो गया। इसका मतलब गैस कैन हैव वेरिएबल डेंसिटी। बाकी लिक्विड सॉलिड का डेंसिटी फिक्स होता है, लिक्विड वाले पार्ट का जैसे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो 1 ग्राम पर ml ही होगा, लेकिन गैस का वेरिएबल डेंसिटी हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर वाले पार्ट के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। अगर हम लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो मास सेम होते हुए वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब डेंसिटी चेंज हो सकता है। लेकिन गैस का डेंसिटी हम लोग बिना वॉल्यूम के प्रेशर और टेम्परेचर से भी डायरेक्टली कैलकुलेट करते हुए काम कर सकते हैं। बस मोलर मास मालूम होना चाहिए, आर का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। तो एक छोटा सा कुछ कुछ एक्सप्रेशन होता है जिसका हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। उसके बाद अब हम लोग उस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके बॉयल्स लॉ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बॉयल्स लॉ। याद इसको इस तरीके से रखना है, बॉयल्स लॉ का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। यही चीज थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, और थर्मोडायनेमिक्स में इसी चीज को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया करेंगे, मतलब लॉ के जगह पे वहां पे प्रोसेस चलता है, और प्रोसेस वाले पार्ट में हम लोग नाम बस चेंज कर देंगे, काम एग्जैक्टली वही रहेगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ प्रोसेस बोलना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक लॉ डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, जैसे थियोरेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल टाइप का है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस ऐसा होता है। तुमको क्या करना है, तो ऐसा लिखा करना है जैसे PV इज PV इक्वल टू, constant. हाँ PV इज इक्वल टू NRT। हमेशा जब भी कभी लॉ डिफाइन करेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेके चला करते हैं इन जनरल, मतलब कभी भी एक क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो सकता। तो N कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग के पास PV वाला पार्ट कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लेके चल रहा है। तो अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो यहाँ से P इज इक्वल टू K/V निकल के आएगा, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये अपना लॉ डिफाइन हो गया, और हम लोग को यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अपना क्वेश्चन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से ही सॉल्व हुआ करेगा, हम लोग इस पार्ट को ध्यान रख सकते हैं। अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट याद है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो सीधा PV इज इक्वल टू NRT लिखो, और लिखने सर के मैं बाद ऑफलाइन सर 2 मिनट के लिए चल सुनते रह, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद है कि हम लोग का कौन सा क्या पार्ट बताएं तो ये कांस्टेंट तो था, बताइए। अरे सुन तो बात सुनते जा, ठीक है।
जैसे अगर मान लो नहीं भी याद है बोल कि हम लोग का पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है कि क्या है, लेकिन अगर ये कंडीशन याद है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सीधा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन कांस्टेंट रखो, आर कांस्टेंट रखो, टी कांस्टेंट रखो, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिवीजन कांस्टेंट, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। और जैसे ये कांस्टेंट निकल के आया तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मान लो स्टेट 1 पे अगर ऐसा मान के चले कि हम लोग का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट 2 वाले पार्ट पे अगर हम लोग मान के चले प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, तो इस केस में P1 इंटू V1 तो कोई कांस्टेंट के बराबर था, और कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब P2 इंटू V2 भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 आराम से लिखा जा सकता है। सेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन इसमें इन सब एक्सप्रेशंस को याद मत रखना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट पाए तो वहां से इस चीज को रिलेट कर लेना, बहुत ज्यादा टाइम, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा, और 5 सेकंड के बाद क्वेश्चन आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो उसको याद बस ऐसा रखना, कंडीशन में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कि क्या है, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्राफिकल पार्ट जो आता है, ग्राफ वैसे सब लोगों को बता तो दिया था। हाँ हाँ आ रहे रुक जा, बट एक हल्का चीज सा ऊपर बताओ, दिखा दीजिए खाली। ले देख ले। ये बताओ अनूप, तुमको ग्राफ का आइडिया है थोड़ा बहुत? यस सर। मतलब ग्राफ कैसे बनाते इस चीज का आइडिया है? हाँ सर। और ज्योत्सना, अरविंद, तुम लोगों को तो आइडिया होगा ही, तुम लोगों को तो बता तो रखे नीचे कर हैं। दीजिए। अरे रुक, तू ये अलग ही दुनिया में चल हाँ भाई, आदित्य और प्रियांश, तुम लोग को आइडिया है ग्राफ वगैरह बनाने का? यस सर, आप बताए थे, याद नहीं है चलो ठीक से। ठीक है, ओके। तो हम एक बार ट्राई हाँ करके सर, अब देख लेते बताए हैं, थे क्लास सीधा में हम कमेंट। क्वेश्चन देना शुरू करते हैं, और अगर नहीं याद होगा तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। या तो चलो ठीक है, हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, एक दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी क्वेश्चन को तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है, और कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे इतना तो मैथ्स में भी पढ़ा भी होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, और या एम एक्स प्लस सी, अगर एम एक्स लेके चलते हैं तो इस केस में स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट में पासिंग थ्रू ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं, ये सबसे पहला कंसिडरेशन होता है। तो अगर हम लोगों का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुआ तो y इज इक्वल टू एम एक्स होना चाहिए। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया तब इस केस में स्ट्रेट लाइन तो रहेगा लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मेंशन करके चल सकते हैं। दूसरा, हम लोग कभी भी ओपन टाइप के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन अलग चीज है, बट स्ट्रेट लाइन के अलावा सॉरी क्लोज टाइप के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, मतलब हम लोग सर्कल की बात नहीं करेंगे, इलिप्स वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। तो सर्कल या इलिप्स हम लोग के ग्राफ में कभी नहीं आएगा, लेकिन जितने भी ओपन स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, पाराबोला हो गया या हाइपरबोला हो गया, हम लोग इस तरह के ग्राफ्स को हाइपरबोला। केमिस्ट्री में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर ax स्क्वायर के फॉर्मेट में ग्राफ दे रखा है तो ये चीज एक पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी पाराबोला वाले पार्ट में हो सकता है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए, एक नॉर्मल सा पार्ट होता है, ये भी पाराबोला ही होता है। हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाए तो भी ये पाराबोला होगा, बस ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, कहीं और से पास करेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर हम लोग का काम आराम से कंप्लीट कर देगा। और y इज इक्वल टू के बाई एक्स, ये एक पार्ट होता है जो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, और हाइपरबोला वाले पार्ट में भी अगर हम लोगों के पास y इज इक्वल टू के बाई एक्स रहा केवल, तो उस केस में हाइपरबोला जो होगा वो रेक्टेंगुलर नेचर का होता है, ये हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। और रेक्टेंगुलर होने का मतलब बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, इस टाइप से, इस चीज को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और अगर y इज इक्वल टू के बाई एक्स प्लस सी है, ऑल्दो ये ग्राफ अपने काम का नहीं होता, लेकिन अगर इस टाइप का पार्ट रहा तब उस केस में एक नॉर्मल हाइपरबोला हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, उस केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, केवल एक नॉर्मल हाइपरबोला वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। और हम लोगों के सारे क्वेश्चंस इन 3 तरह के इक्वेशंस में आराम से डिस्कस किए जा सकते हैं। करना क्या होता है, बस एक बार हम रिकैप करा रहे हैं उस चीज का, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तुम लोगों को। जैसे मान लो ऐसा सवाल दे रखा कि सवाल में ऐसा बॉयल्स लॉ में ही सवाल दे रखा है कि टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर में P वर्सेस V का ग्राफ बनाओ। तो करना क्या होगा हाइपरबोला। कि हाँ, हाइपरबोला निकल के आएगा। करना क्या होगा, सबसे पहला चीज, जैसे हमको नहीं मालूम कि बॉयल्स लॉ क्या है तो हमको याद भी नहीं रखना, ग्राफ याद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना। सीधा हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखे, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आया, और वहां से एक्सप्रेशन में पी इज इक्वल टू के बाई वी लिख सकते हैं। बस एक काम करना, जो चीज वाई एक्सिस पे दिया
उस चीज को यहाँ पे y मान लो। तो यहाँ पे p वाला पार्ट y एक्सिस पे दिया तो p वाले पार्ट को y मान लेंगे। इनफैक्ट अगर y एक्सिस पे कोई चीज दिया है और वो अपने इक्वेशन में नहीं है तो y एक्सिस में उस चीज को लाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बिना हम लोगों का सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा, मतलब फंक्शन उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इस केस में अगर y एक्सिस पे p है और यहाँ p आ गया तो अपना काम आसान हो गया, इस चीज को y मान लेते हैं। और सामने वाले पार्ट में कांस्टेंट तो कांस्टेंट था और x एक्सिस पे v दे रखा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे v वाले पार्ट को x मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स, और वहाँ पे कोई कांस्टेंट भी नहीं है तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स। ये चीज़ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा। तो पहले हम लोग PV इज इक्वल टू NRT में जो भी एक्सप्रेशन ग्राफ के हिसाब से दे रखा, जो भी एक्सप्रेशन अपने कांस्टेंट कंडीशन के हिसाब से निकला वो लिखे। फिर ग्राफ में जो भी y एक्सिस से चीज़ें दे रखी है हम लोग वो y एक्सिस का एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर y एक्सिस का एक्सप्रेशन आ गया तो उस केस में जो चीज़ y एक्सिस पे दिया उसको y मान लो, और जो चीज़ x एक्सिस पे दिया उसको x कंसिडर करो, और वहाँ से जो भी हम लोग का एक्सप्रेशन आया वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग ग्राफ के लिए आराम से यूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, तो आराम से ग्राफ वाला पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग के ग्राफ बनाने का एक बेसिक तरीका होगा। तो आगे के जो भी ग्राफ्स हम दे रहे हैं उनको एक बार ट्राई करके देखो, और अगर उनमें कोई भी डिफिकल्टी होगा तो उन डिफिकल्टी को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे एक बार हम मेंशन करते चले जाएंगे हर एक पार्ट में। ट्राई करते जाओ क्वेश्चन में। और बॉयल्स लॉ मान के चल रहे हैं, मतलब टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। पीवी स्क्वायर वर्सेस वी या फिर पीवी वर्सेस वी, उसके बाद पीवी स्क्वायर वर्सेस वी, स्ट्रेट लाइन। बनाते जाओ बहुत सारा ग्राफ मिलेगा। सारे क्वेश्चंस नोट करते जाओ ताकि हम डिस्कशन एक बार करना शुरू करें तो दिक्कत ना हो। पहले क्वेश्चंस नोट कर लो अपने कॉपी में, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे एक ही बार आराम से। log p versus log v, इसी क्वेश्चन में शायद आप टॉफी भी रखे थे जब हम लोग को पढ़ा रहे थे। तब क्या कर रहे थे? जब ये वाला पढ़ा रहे थे, जब हम लोग को लास्ट ईयर या फिर जब भी, तो ये वाला क्वेश्चन है ना लॉग पी और लॉग वी पे इस पे हाँ। टॉफी रखे थे शायद। हाँ आप बोले थे बादाम। मालूम है, हमको याद आ गया। सर हम बना लिए थे लेकिन 9th क्लास वाले लोग को लॉग का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, इसलिए आप कैंसिल मतलब हो गया। इसको कैंसिल कर दिए थे। अच्छा चलो ठीक है। log p वर्सेस log फिर v, वीडियो जल्दी डाल दीजिएगा। इसका तो अलग ही दिन में दुख रहता है। तुम वाईफाई लगवा लो यार अपने घर में, गजब ना लाएगा। तुम्हारे घर में अगर राउटर नहीं है तो बताओ, मेरे घर में राउटर पड़ा हुआ है, हम दे देंगे तुमको। वाईफाई लगवा लो बस। बाबू बोल रहे थे लेकिन चल गए फिर कल। अब एकदम ना लाएगा। तुम्हारे पापा तुमको छोड़ने आते हैं, तुम ऑटो से आते, तुम्हारा तेल का पैसा बचा। तेल इतना महंगा हो गया है, तो 1 महीने के भाड़ा में तुम्हारा राउटर लग जाएगा। खरीदो जा करके। सर मत बोलिए, मैं कल रात को पापा को बताया तो पापा डांटेंगे, सुबह से तब क्यों नहीं बोले। लगवा लो यार, मतलब नेट का प्रॉब्लम तुम्हारा एक दिन का नहीं है ना, रोज रोज का प्रॉब्लम होता है। किसी दिन गलती से रिकॉर्डिंग हो तो अरविंद याद दिला देता है, आज तो सुबह से recording हो हुआ। जाता है। स्कूल के क्लास में नहीं होता है, कोचिंग का क्लास में ज्यादा होता है। कोचिंग के क्लास में तुम उड़ते रहता है। एक स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा आज कुछ मैं नहीं है, मैं स्कूल का क्लास में भी टाइम पास करता रहता हूँ। अच्छा, log p वर्सेस log v तो दे दिए, और क्या दे सकते हैं? So P versus 1/V. चलो वो भी दे ही देते हैं। याद है क्या? तुम लोग कॉपी खोल के बैठा हुआ है क्या? नहीं सर।
अभी तक तुम लोग को याद है, हमको याद नहीं है, हम भूल गए चार्ल्स लॉ क्या होता है, तुम लोगों को कैसे याद रहता है भाई। अच्छी चीज है, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। 3 बार पढ़े इसलिए। चलो बढ़िया है। हमको पता नहीं क्यों गे लुसाक लॉ और चार्ल्स लॉ में हमेशा कंफ्यूजन होता है। हम कभी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि बाई चांस होता क्या है कि जब तक हम गैसे स्टेट में पहुंचते तब तक स्कूल में खत्म हो जाता है, तो हमको बताना नहीं पड़ता है। हम ऐसे ही क्लास में पूछ देते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो सर ये होता है, चलो ठीक है। हमको टेंशन नहीं लेना पड़ा। P वर्सेस 1/V हो गया, तो चलो इतना पहले ट्राई करके देखो, उसके बाद फिर बाकी ग्राफ्स पे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट की बात करते हैं, पीवी वर्सेस वी। अगर पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाएंगे तो इस केस में हम लोग का लाइन जो है वो कांस्टेंट निकल के आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि अपने एक्सप्रेशन में अगर हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेके चले तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब एक्सप्रेशन मालूम है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वैसा अप्लाई नहीं करना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट दे रखा है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं कर सकता, वॉल्यूम कितना भी चेंज कर ले, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वी एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस ले सकते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, तो ऐसा लिख भी सकते थे यहाँ पे। पीवी वाला पार्ट जो है वाई एक्सिस पे है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ ऐसा ही बनता है। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ वर्टिकल लाइन बनता है हमेशा, तो वहां से भी सवाल सॉल्व किया जा सकता था। उसके बाद वाले केस में पीवी स्क्वायर वर्सेस v अगर कंसिडर करें, तो इस केस में pv स्ट्रेट लाइन passing through थ्रू origin. origin. हाँ हो सकता है। तो जैसे यहाँ pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा, तो जो चीज y एक्सिस पे डालना है पहले वो एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो y एक्सिस पे pv स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ pv दे रखा है, तो दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन में pv स्क्वायर विल बी इक्वल टू kv निकल के आएगा। और अगर pv स्क्वायर इज इक्वल टू kv निकल के आया, तो यहाँ से हम लोग y एक्सिस वाली चीज को y मान लेंगे, और x एक्सिस पे v दे रखा तो इस वाले पार्ट को x मान लेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू kx, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग बोलते तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन यहाँ वाले पार्ट में लाइन जीरो को टच नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम हम लोग जीरो नहीं कर सकते, तो इसलिए गैस स्टेट में थोड़ा ध्यान रखेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है सवाल में, यहाँ पे जो लाइन होता है वो थोड़ा डैश लाइन के जैसा दिया जाता है, यहाँ डैश लाइन, उसके बाद यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद लॉग Straight बी line वर्सेस passing through लॉग बी, origin. स्ट्रेट लाइन विथ Straight line not passing through origin. स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन बोलने से मेरा ग्राफ बहुत प्रॉपर्ली नहीं डिस्कस होगा। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ग्राफ ऐसा, नहीं ये सर, उसका ग्राफ, उल्टा नेगेटिव स्लोप। ये बोलना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। और पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा या नहीं होगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि हम लोग का एक्सिस वाले पार्ट में क्या क्या वैल्यू दे रखा है। जैसे मान लो लॉग चाहिए यहाँ पे, तो लॉग निकालने के लिए ये पार्ट तो है अपने पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर लॉग चाहिए तो लॉग लेना पड़ेगा। ज्योत्सना याद है लॉग की सब भूल भाल गए? याद है सर थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, थोड़ा ही बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं हम लोग को। इस केस में लॉग दोनों साइड अगर लेंगे तो log pv इज इक्वल टू log कांस्टेंट। इस पूरे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में a इंटू बी
मतलब log p इंटू log v वाला, सॉरी log p इंटू v दे रखा, तो इस चीज को हम लोग log a इंटू b इज इक्वल टू log a P प्लस plus log V प्लस बोलते हैं। log p प्लस log v बोल सकते हैं, प्लस log कांस्टेंट वाला पार्ट बोल सकते हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों को जो चीज y एक्सिस पे दे रखा, जैसे log p वाला पार्ट y एक्सिस पे दे रखा और log v वाला पार्ट x एक्सिस पे दे रखा, तो जो चीज y एक्सिस पे दे रखा उसको y मान लेंगे, जो चीज x एक्सिस पे दे रखा उसको x मान लेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x को सामने ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का log भी कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, तो उस केस में माइनस एक्स प्लस सी। अगर माइनस एक्स होता तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले पार्ट में हम लोगों के पास मेरे हिसाब से तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दूसरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्लोप वाला पार्ट हम सेम लेकर के नहीं चल रहे, थोड़ा स्लोप सेम होना चाहिए था, और उसके अलावा हो सकता है ग्राफ वाला पार्ट नीचे से भी निकल के चला जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो हम लोग का इंटरसेप्ट वाला पार्ट, ये जो लॉग कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसमें तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो सकता है 1 के बराबर हो, अगर एक कांस्टेंट 1 के बराबर हुआ तो उस केस में ये सी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो जाएगा। तो ये तब होगा जब हम लोग का लॉग कांस्टेंट वाला पार्ट 0 के बराबर होगा, पहला चीज। दूसरा, ये वाला पार्ट कब लेकर के चलेंगे, जब इंटरसेप्ट वाला पार्ट हम लोग का पॉजिटिव दे रखा है, जैसे x अगर 0 डाले तो y का वैल्यू प्लस आना चाहिए, तो ऐसा तब होगा जब लॉग कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल के आएगा, और जब लॉग कांस्टेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, तब उस केस में तीसरा ग्राफ भी आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल लॉग मतलब स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट दे रखा, कांस्टेंट इधर 0 हो सकता है लॉग लगने की वजह से, तो इसलिए तीनों ही ग्राफ पैरेलल लाइन बनाते हुए तीनों ही ग्राफ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जीरो इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये तीन ग्राफ आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो ये हम लोग का ग्राफ निकल के आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में P वर्सेस 1/v दे रखा है। हाँ भाई अनूप, तुमको समझ आ रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। वो 1 होगा। हाँ हाँ ठीक है कर रहे हैं। अनूप तुमको ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये पढ़े हुए। चलो ठीक है, अगर पढ़े हुए तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस केस में जैसे यहाँ पे अब तो सीधा P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं हम, तो P इज इक्वल टू K/V मेंशन कर सकते हैं, और जो चीज यहाँ पे y एक्सिस पे है, सॉरी जो चीज y एक्सिस पे है उसको y मान लेंगे, तो ये y हो गया, और इस पर 1/v x एक्सिस पे है, इसका मतलब 1/v वाले पार्ट को x मानेंगे, तो यहाँ से k इंटू 1/v है बेसिकली, यहाँ पे k इंटू 1/v, इस पूरे 1/v को हम लोग x मान सकते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो एक्सप्रेशन में हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे बॉयल्स लॉ में कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वहां से P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, हम लोग उल्टा काम करेंगे, सीधा P इज इक्वल टू एनआरटी। बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब ये एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है। चार्ल्स लॉ वाले पार्ट का मतलब, सॉरी गे-लुसाक लॉ वाले पार्ट का मतलब वॉल्यूम, अच्छा हाँ गे-लुसाक लॉ को याद कर सकते हो, उधर मोल कंसेप्ट में भी आता है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, तो गे-लुसाक लॉ वाले पार्ट में हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, और चार्ल्स लॉ वाले पार्ट में हम लोग प्रेशर वाले पार्ट को कांस्टेंट लेते हुए चल सकते हैं आराम से। तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट हम कंसिडर कर लेते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वाले पार्ट में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। चलो ठीक है, एग्जैक्टली यही काम किया करते हैं हम क्लास में, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, स्टूडेंट बता देता है, हमको याद रखने का टेंशन नहीं होता है। चार्ल्स लॉ वाले पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे हम, तो PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ से अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस पूरे एक्सप्रेशन में V/T कांस्टेंट। नहीं, हम उस तरीके से याद नहीं रखा करेंगे, उस चीज को यूज करना भी नहीं है, ठीक है। V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑल तो ठीक चीज है, बोलना भी होता है, लेकिन हम लोग उसके बिना ही काम कर लिया करेंगे। यहाँ से P वाले पार्ट में जो कांस्टेंट पार्ट है उसको उठा के दूसरे साइड लेके चले गए, तो P इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू nR/P इंटू T, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट, मतलब एक्सप्रेशन अपना P इज इक्वल टू KT सॉरी V इज इक्वल टू KT निकल के आ जाएगा। तो जैसे V इज इक्वल टू KT एक्सप्रेशन निकल के आ गया, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कंसिडर करके काम कर सकते हैं। ये हम लोगों के चीज़ों को सिंपल तरीके से याद रखने का काम होगा, क्वेश्चन मोस्टली इस पार्ट से सॉल्व हुआ करेगा। और यहाँ से हम लोग V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसके आगे निकाल सकते हैं, ना भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, उसके बिना भी अपना काम चल जाएगा। और जैसे
PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आया था, सिमिलर टाइप से यहाँ पे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख के भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी एक्सप्रेशंस को लिखने का एक सिंपल सा तरीका कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसके बाद हम लोग सारे एक्सप्रेशंस को इस तरीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चन में ग्राफ वाले पार्ट पे आ सकते हैं। फटाफट ग्राफ ट्राई करना शुरू करो। पहला तो यही बना लो, V वर्सेस T। दूसरा V बाई T वर्सेस T। तीसरा VT वर्सेस T। फटाफट कॉपी में लिखते जाओ ताकि मैं स्क्रीन आगे बढ़ाते जाए। थोड़ा यहाँ जगह छोड़ देते हैं, रुक जाओ। VT वर्सेस T। फोर्थ पार्ट VT स्क्वायर वर्सेस T। फिफ्थ पार्ट log V वर्सेस log T। V बाई T स्क्वायर वर्सेस T। ट्राई करके देखो 6 क्वेश्चंस। अगर बन गया हो तो डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग। Straight line passing through origin. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर जाएगा, से पास नहीं करेगा ओरिजिन से पास नहीं करेगा यहाँ तो पे। बोलेंगे क्या सर? पक्का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ भाई, पक्का Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। शायद ओरिजिन टच नहीं Yes. करेगा। बस टेम्परेचर 0 पे डिफाइन नहीं रहेगा। टेम्परेचर 0 पे डिफाइंड नहीं रहेगा, बस Absolute zero. एब्सोल्यूट 0। जब तक यहाँ पे केल्विन स्केल नहीं देगा तब तक ये नहीं बोल सकते लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस स्केल दिया तो ये ग्राफ गलत है। अब बताओ डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या होगा? 273 से पास करेगा। ये जो लाइन है खुद से सोच के बताओ, ये ग्राफ बनेगा कि आगे वाला ग्राफ बनेगा? पहला ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ बनेगा? पहला वाला पहला बनेगा सर। जब हम लोग केल्विन स्केल वाले जब हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 पे जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 पे जाने का मतलब क्या है? केल्विन स्केल में हम लोग -273 वाले पार्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है।
तो पहला वाला ग्राफ बनेगा, हो सकता है, मतलब सोच रहे हैं। अगर हम लोग -273 पे जाएंगे, -273 तो डिग्री मोशन सेल्सियस, खत्म। -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हो जाएगा? कभी कभी मेरा दिमाग एकदम शंट हो जीरो जाता है। 0 केल्विन ना? जीरो होगा हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर पहला वाला ग्राफ तो हो ठीक जाएगा। हो जाएगा, कौन सा? फिर मोशन खत्म हो जाएगा। मोशन खत्म हो जाएगा? नहीं, मोशन नहीं खत्म करना है हमको, बस हमको ग्राफ वाला पार्ट डिस्कस करना है। ग्राफ वाले पार्ट में यहाँ पे शुरू में डॉट डैश लाइन रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग आराम से ग्राफ मेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करना। सवाल में कौन सा स्केल मेंशन किया है? अगर केल्विन स्केल मेंशन करेगा तब उस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर डिग्री सेल्सियस स्केल मेंशन करेगा तब उस केस में ग्राफ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इनफैक्ट -273 डिग्री सेल्सियस से हम लोग ग्राफ शुरू करेंगे। उसको ऐसा समझ सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग केल्विन स्केल वाले पार्ट में 0 पे जा रहे हैं। 0 केल्विन मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 वैल्यू, तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट में हम लोग 0 वॉल्यूम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बना के चल रहे हैं। तो पहला स्केल सर क्या अगर हम है? लोग टेम्परेचर को 0 केल्विन से बिलो रिड्यूस कर देंगे तो हाँ, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर को 0 केल्विन से बिलो रिड्यूस कर हो ही नहीं सकते सकता है, हैं क्या? क्योंकि उसका कर ही नहीं सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना गया है। और जैसे ठीक है, निगेटिव वॉल्यूम तो छोड़ो, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम 0 भी नहीं कर रहे हैं। 0 कर रहे हैं क्या? नो सर। तो वॉल्यूम 0 तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि गैस कुछ नया टाइप का बिहेवियर शो करने लग जाए, हो सकता है, मतलब उस स्टेज पे हम लोग जा भी नहीं सकते, बट हो सकता है पार्टिकल्स कुछ नया टाइप के बिहेवियर को शो करना शुरू कर जाए। इनफैक्ट 0 केल्विन का मतलब हो गया कि कोई भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा ही होगा। 0 केल्विन पे कोई भी गैस गैसियस फॉर्म में रह नहीं पाएगा, तो ना बचेगा गैस, ना बचेगा बांसुरी। ठीक है, समझ में आया? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यस इसीलिए, सर। और बाकी हो सकता है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मान के चले, ऐसा सवाल फ्रेम करने का तरीका हो सकता है, हमको एक आइडिया दिया, अभी हम करके देखेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम लोग केल्विन स्केल में नेगेटिव स्केल पे चले गए, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम का कैलकुलेशन बताओ। ऑल्दो ये केमिस्ट्री का सवाल नहीं रहेगा, मैथ्स का सवाल रहेगा। अगर ये सवाल फ्रेम करते हैं तो बस कुछ करना नहीं होगा। हम लोग का जो एक्सिस में हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 में लेके चलते हैं, उसके हम लोग उसकी जगह थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस में सारा का सारा कैलकुलेशन पुट अप कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव में जा नहीं सकते, क्योंकि केल्विन स्केल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा एब्सर्ड टाइप का ये कंसेप्ट हो जाएगा। उसके आगे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल टू एक्सिस। क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड वाले केस में केल्विन स्केल, मतलब इसके आगे हम लोग केल्विन स्केल बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं। बस पहले इसके पार्ट में ध्यान रखना, टेम्परेचर को हम लोग कौन से स्केल में लेकर करके चल रहे हैं, ये जानना मस्ट कंडीशन है। दूसरे वाले केस में V/T वर्सेस T, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब पैरेलल टू हम लोग एक्स एक्सिस मेंशन कर सकते हैं। अगर इसी में T वर्सेस V/T होता, T वर्सेस V/T, तो उस केस में पैरेलल टू Y एक्सिस कंसीडर किया हुआ जा सकता था ग्राफ। VT वर्सेस T, पैराबोला। V इज इक्वल टू KT है अपने पास, और एक्सप्रेशन वाले पार्ट में VT चाहिए, तो यहाँ से VT लेके चल लेंगे, तो सामने वाले पार्ट में हम लोग आराम से T से मल्टीप्लाई करके KT स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो चीज Y एक्सिस पे Y मान लिया, जो चीज X एक्सिस पे है उसको अगर X मानेंगे तो T वाला पार्ट X है, ना कि T स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग T को X मानेंगे तो Y इज इक्वल टू KX स्क्वायर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, और Y इज इक्वल टू KX स्क्वायर वाला पार्ट, इसका मतलब हम लोग आराम से पैराबोला कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। VT वर्सेस T अगर कंसिडर करके चले तो VT इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KT कंसिडर करके चल रहे थे। स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा का बोल दिया, दूसरा का बोल दिया। हाँ, मतलब इसमें तो नहीं। VT स्क्वायर वर्सेस T में क्या ग्राफ होगा ये बताओ? VT स्क्वायर वर्सेस T, क्यूबिक इक्वेशन वाला ग्राफ होगा। क्यूबिक इक्वेशन वाला ग्राफ होगा। VT स्क्वायर वर्सेस T अगर लेके चले तो V इज इक्वल टू KT है, यहाँ T स्क्वायर चाहिए तो सामने भी T स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ओवरऑल VT स्क्वायर इज इक्वल टू KT क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। अगर VT स्क्वायर इज इक्वल टू KT क्यूब, एक सेकंड रुको, थोड़ा कॉल आ रहा है। हाँ, VT स्क्वायर इज इक्वल टू KT क्यूब अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो इस पूरे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में जो चीज Y एक्सिस पे उसको तो Y मान लिया, बट X एक्सिस पे केवल T को X माना है, ना कि T क्यूब वाले पार्ट को, तो Y इज इक्वल टू KX क्यूब। और क्यूबिक इक्वेशन अगर होता है
तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। शायद ये चीज़ तुम लोग को फंक्शन में ग्राफ में बताया गया होगा, और नहीं बताएगा तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे y इज इक्वल टू के एक्स वाला पार्ट ऐसा ग्राफ होता है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स वाला पार्ट, ऐसा हम लोग ग्राफ लेके चल सकते हैं। अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 के नीचे का वैल्यू, यहाँ अगर 1 लेके चलते हैं तो 1 के अंदर का वैल्यू छोटा होगा, मतलब ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, और ये 1 के ऊपर का वैल्यू और बड़ा होता चला जाता है। क्योंकि अगर हम लोग 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होता है, अगर हम लोग 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होता है, मतलब वैल्यू घटता चला जाता है। जबकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा वैल्यू, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तेजी से बढ़ना शुरू कर जाता है। तो 1 के छोटे वैल्यू में ग्राफ नीचे जाएगा, 1 के बड़े वैल्यू में ग्राफ ऊपर जाएगा। तो जब क्यूब करेंगे तो वैल्यू और नीचे जाएगा, मतलब अगर हम लोग ये स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाले पार्ट में ग्राफ थोड़ा नीचे जाता और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर जाता। जब क्यूब करेंगे तो ग्राफ और नीचे जाएगा और ये वाला ग्राफ और ज़्यादा स्टीपली ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन वाले पार्ट में हम लोग इस टाइप का ग्राफ मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, यहाँ का ग्राफ नीचे और यहाँ का ग्राफ तेजी से ऊपर। पैराबोला नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन के जैसा ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। log v versus log t, Straight line with positive slope. straight line with positive slope, passing through origin या not? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता नहीं करेगा। नहीं, नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि फिर से log कांस्टेंट वाला पार्ट आएगा। log कांस्टेंट 0 हो गया तो करेगा, पॉजिटिव रहा तो ऊपर जाएगा ग्राफ, नेगेटिव रहा तो नीचे जाएगा। तीनों ग्राफ ले सकते हैं। v by t स्क्वायर वर्सेस t, इसमें क्या QB होगा? equation. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। v by t इज वर्सेस t स्क्वायर, v इज इक्वल टू kt है। हाँ भाई ज्योत्सना, समझ आ रहा है कि भूल गए सब? समझ आ रहा है सर। ओके, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, मतलब नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन वाले पार्ट में के बाई टी एक्सप्रेशन आएगा, तो वी बाई टी स्क्वायर तो वाई बन गया, और के बाई टी, यहाँ जो टी वाला पार्ट है ये एक्स है, इसका मतलब हम लोग नीचे वाले पार्ट को एक्स मान के चलेंगे। वाई इज इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंसिडर करके आराम से काम कर सकते हैं। अगर केल्विन स्केल की जगह डिग्री सेल्सियस डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होगा ग्राफ। थोड़ा ग्राफ वाला पार्ट लेफ्ट के डायरेक्शन में कि राइट के डायरेक्शन में? v बाई टी है, v बाई टी मतलब केल्विन स्केल में तो डिफरेंस इधर ही आएगा। हाँ, थोड़ा लेफ्ट ही के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ऐसा हम लोग बोल के काम कर सकते हैं। ये है ऑल दो कि -273 वाले पार्ट के जैसा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा लेफ्ट के ही डायरेक्शन में शायद शिफ्ट होना चाहिए। बाकी हम इस पे हमको ध्यान नहीं आ रहा, एक बार सोच के ही हमको बताना पड़ेगा, और शायद लेफ्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर हम लोग कुछ भी पार्ट ऐड करते हैं तो ग्राफ थोड़ा लेफ्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शायद तुम लोगों को पढ़ने को बताया जाएगा। सर पढ़ाया था, क्या है? जा चुका है। और ये भी पढ़ चुका है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ चुका है, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस सर, रोटेशन भी पढ़ चुके हैं। रोटेशन तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है सर तुम लोगों को? यस सर। चलो सही है भाई। अभी बताएं एक बार। अब अच्छा, हाँ तुम लोग का तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है ना, अभी जस्ट मेंशन किए होंगे। चलो बढ़िया है। आप भी बताएं। हम बताए थे, हम कभी बताए हैं, मेंशन किए थे कि Okay. एक्स में ऐड करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। जब वाई में ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। जब एक्स में एडिशन करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। जब एडिशन करते हैं तो लेफ्ट, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो राइट। चलो, जब हम लोग गेल-लुसाक लॉ वाले पार्ट की बात करेंगे तो गेल-लुसाक लॉ वाले पार्ट में हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो एग्जैक्टली p by t सेम टाइप का ग्राफ आएगा। तुम कुछ में इसमें नया मेंशन नहीं कर रहे हैं, इस ग्राफ को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको सॉल्व करना होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंपेयर T1, T2 एंड T3, मतलब बॉयल्स लॉ वाले पार्ट का कुछ ग्राफ बना हुआ है जिसमें T1 टेम्परेचर का ग्राफ, T2 टेम्परेचर का ग्राफ और T3 टेम्परेचर का ग्राफ। तुम लोगों को T1, T2 और T3 वाले पार्ट को कंपेयर करके काम करना है, कौन सा सबसे बड़ा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा। अगर हम लोग P वर्सेस V का ग्राफ बना के चल रहे हैं तो एक मान लो कि ग्राफ ऐसा दे रखा कि T1 टेम्परेचर, ये वाला पार्ट T2 टेम्परेचर लेके चल लेते हैं, और ये वाला पार्ट T3 टेम्परेचर, मतलब तीनों है अपना, तो उल्टा ही लिख दिया ना, यहाँ T3, T2 और यहाँ वाले पार्ट में T1। तो इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, सबसे हाइयर कौन सा, सबसे लोअर कौन सा। ऑल्दो एक चीज तो फिक्स है, आइदर T3 हाइयर होगा या T1 हाइयर होगा।
T2 तो बीच में है तो बीच ही में रहेगा, लेकिन T1 और T3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा ये कंपेयर करके सोचो, एक बार दिमाग ला के देखो, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इस चीज पे। हाय आदित्य आर्यन, आवाज समझ में आ रहा है तुमको? मैं 2 सेकंड पहले आया हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। नालायक, वही हम सोच रहे थे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। तुम्हारे रहने से चहल पहल रहता है माहौल में, अच्छा, मजाक उड़ाने में आसानी होता है। नहीं अब लगातार मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, रूटर का मतलब कि हो गया है प्लानिंग। कर लो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी लॉकडाउन और लंबा चलेगा, तो वैसे भी बाद में भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को अब, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमको ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने का काफी अच्छा फिजिबल सिस्टम दिखाई दे रहा है। हमको 24 घंटे काम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग आवर ऑफिस का तो बड़ा अजीब टाइप का रहेगा ही, तो इसीलिए लगा लो उसको। इसका हम एक छोटा सा तरीका बताएंगे, बट एक बार खुद से दिमाग लगा के देखो। इनफैक्ट 2 तरीका बताएंगे, बट खुद से दिमाग लगा के देखो पहले। T3 से ज्यादा होगा। T3 सबसे ज्यादा और T1 सबसे कम सर। T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद T2 का नंबर आएगा, फिर T1 का नंबर आएगा। चलो जान दो, 2 काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे इस तरह का जब भी कभी सवाल दिया करेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे बाकियों को कंपेयर करना है, मतलब वो टेम्परेचर को कंपेयर करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आइदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, दोनों में से कुछ भी ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि हम लोग प्रेशर वाला जो एक्सिस है उसको कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो जब प्रेशर के वैल्यू को कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने PV इज इक्वल टू nRT में ये कांस्टेंट करके वॉल्यूम को और टेम्परेचर को वेरिएट कराने की कोशिश कर रहा है। तो उससे होगा क्या, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा, मतलब ये T1 ग्राफ वाले पार्ट में जो भी हम लोग का वैल्यू आया इसको हम लोग V1 बोल सकते हैं वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया था हम लोग। फिर T2 के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम आएगा इसको V2 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद T3 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगा इस चीज को हम लोग आराम से V3 बोल सकते हैं। तो V1, V2, V3 अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें तो V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3 है। तो अगर हम लोग PV इज इक्वल टू nRT कंसिडर करके चले तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहा होगा। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम V3 है, तो सबसे बड़ा टेम्परेचर वाला पार्ट T3 आराम से कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर ये तरीका नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करने बोल देना, अदरवाइज फिर दूसरा तरीका पे हम लोग मूव कर जाएंगे। हॉरिजॉन्टली भी ये काम करके देख सकते हैं। काम करो, जैसे ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था ना, प्रेशर को कांस्टेंट किया था, तो इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करके ट्राई करके देखो तुम लोग खुद से कॉपी में, कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चले तब उस केस में P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, P3 प्रेशर मान के चलेंगे तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, उसको एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो, फिर हम दूसरा तरीका बताएंगे। उस तरीके से आगे सबका आंसर, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले मतलब वर्टिकल लाइन बना के चल रहे हैं तो यस सर। यस सर। अगर हम लोग Yes, वर्टिकल sir. लाइन बना के चलेंगे तो इस केस में हम लोग का इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम वाला वर्ड एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके T1 के करस्पॉन्डिंग P1 प्रेशर, फिर यहाँ पे P2, फिर P3, और क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इस टाइप का रिलेशन वहां से भी आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस ऑल्दो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ऑरिजिन से दूर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, P वर्सेस V के ग्राफ में
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब उस केस में जितना ओरिजिन से दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज करेगा। तो T1 सबसे लोएस्ट वैल्यू, T3 सबसे हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करते हुए काम कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सबको पूरे दुनिया को मालूम होता है ये क्वेश्चन वाला पार्ट, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कंपेयर P1, P2 एंड P3। कंपेयर P1, P2 एंड P3। और ग्राफ में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखे हुए हैं और V वर्सेस T का ग्राफ बना के चल रहा है। वही तरीका अप्लाई करके देखो जो अभी जस्ट मेंशन किया था, एग्जैक्टली सेम तरीका। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कांस्टेंट मान लो, एक वर्टिकल एक्सिस को कांस्टेंट मान लो, जिसको कांस्टेंट मानना है मान लो, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन देखो वहां से। कौन सा? मतलब हड़बड़ी में आंसर मत देना, आराम से आंसर दिया करना। तो स्लोप से कर सकते हैं। स्लोप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट स्लोप वाला पार्ट जैसे थोड़ा टेक्निकल टाइप का चीज हो जाता है। मैथ्स वाले लोगों के लिए ठीक है, y इज इक्वल टू kx वाला पार्ट स्लोप से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इस एक्सिस को चेंज कर दे, t वर्सेस v कर दे, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और एक्चुअल में सारा का सारा चीज स्लोप से ही रिलेट किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ वाले पार्ट में मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है, तो वॉल्यूम वाले पार्ट को हम लोग कांस्टेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट किए तो यहाँ से हम लोग का P2 के करस्पॉन्डिंग, सॉरी P3 के करस्पॉन्डिंग T3, उसके अलावा P2 के करस्पॉन्डिंग T2, और यहाँ पे P1 के करस्पॉन्डिंग T1 टेम्परेचर मेंशन करते हुए चल रहा है। तो T3 सबसे बड़ा है, और अभी जस्ट मेंशन किया था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रेशर जितना बड़ा होगा टेम्परेचर उतना बड़ा रहा होगा। तो T3 अगर सबसे बड़ा है, T2 फिर छोटा, T1 सबसे छोटा है, इसका मतलब P3 सबसे बड़ा, फिर P2 वाला पार्ट, फिर P1 वाला पार्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग का रिलेशन निकल के आ जाना चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। और इन सब रिलेशंस के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग, पहले हम क्वेश्चन, आज के लिए कोई होमवर्क हम नहीं देंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, फिर तुमको उसमें कुछ तरीका बता देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस में वैल्यूज को रिलेट करना होता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में चल रहे होंगे, तो करते रहना अपने आराम से सॉल्व। उसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वाला पार्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर तक में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसमें सिंपल से फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कुछ एक एक्सप्रेशन भी है, उस एक्सप्रेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे मैक्सवेल इक्विपार्टीशन कर्व में, वो हम लोग के नेक्स्ट क्लास तक मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाना चाहिए। और अगर नहीं शुरू होता है तो उसके अगले क्लास में तो डेफिनेटली टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रियल गैस का इक्वेशन, जिसमें 2 दिन का टॉपिक लगना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 दिन का क्लास होगा। और फिर उसके नेक्स्ट डे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, विरियल इक्वेशन वाला पार्ट क्या होता है, और विरियल इक्वेशन के बाद हम लोग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या बोला करते हैं, ये कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के बाद हम लोग का गैस स्टेट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोग को गैस स्टेट का, जैसे ये नोट जो बताइए तो भेजेंगे, एक और नोट तुम लोग को गैस स्टेट का भेज देंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करके हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अरविंद, कौन से उसमें एरर था, उसमें मैसेज में मेंशन किया हुआ है ना? तो यस सर। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं अब इसको। ओके।